प्यारे बच्चों नमस्कार और पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम बात कर रहे थे केंद्र राज्य विधायी संबंध की और कल हमने जो सार तत्व का सिद्धांत है उसका अध्ययन किया था। कि विधायी शक्ति का विस्तार कहने का तात्पर्य है वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब संघ की जो विधायी शक्ति है उस पर जो शक्ति है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, या राज्य सूची के विषय पर समवर्ती सूची के विषय पर संघ जब शक्तिशाली स्थिति में होता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनको हम देखेंगे अनुच्छेदवार। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। सामान्य परिस्थितियों में संघ और राज्य में विधान शक्ति का बंटवारा कठोरता से लागू होता है। कहने का तात्पर्य है जब सामान्य परिस्थितियां रहती हैं देश शांति काल में या सामान्य परिस्थितियां हैं तो जो कठोरता से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती के विषय क्या है लागू होते हैं, किंतु कोई भी सरकार किसी दूसरे के क्षेत्र में क्या है इस दौरान हस्तक्षेप नहीं करती है शांति काल की अवस्था में। किंतु कुछ आपवादिक परिस्थितियों में केंद्र को क्या है राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनको हम देखेंगे। पहली परिस्थिति है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसको मैंने परसों भी आपको बताया था कि जब क्या है राज्यसभा अपने यहाँ जो संसद का बड़ा सदन है राज्यसभा, जब वो विधेयक पास करके किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का बता दे तो क्या है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, संसद को प्राप्त हो जाती है। तो उसे अनुच्छेद 249 में वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या उपबंध है। अनुच्छेद 249 एक के अनुसार वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समुचीन है कि संसद द्वारा सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए। तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। कहने का तात्पर्य है क्यों मैंने आपको कई बार बताया है कि कानून की भाषा क्या है बड़ी पेचीदगी सी होती है, समझने में थोड़ा क्या है इसको दिक्कत होती है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपको मैं दोनों ही कि कैसी भाषा लिखी हुई है और उसका क्या अर्थ निकलता है उसको भी बता रहा हूँ। तो क्या है इसमें यह कह रहा है कि संसद क्या है 2/3 बहुमत से, यानी कि जो विशेष बहुमत होता है उसके माध्यम से अगर किसी राज्य सूची के विषय को क्या बता दे, राष्ट्रीय हित का विषय बता दे, तो उस पे कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाती है, संसद को मिल जाती है, और वो कानून क्या है विधिमान्य माना जाएगा। किंतु अब देखिए खंड 2 में उपबंधित है कि खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। कहने का तात्पर्य है 1 वर्ष से अनधिक का अर्थ है 1 वर्ष से अधिक के लिए क्या है ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जा सकता है। 1 वर्ष से कम के लिए ही यह संकल्प क्या है संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह उस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। तो जितनी बार क्या है राज्यसभा ऐसे संकल्प को पारित करती रहेगी उतनी बार क्या है संसद को किसी विषय पर जो राज्य सूची का विषय है कानून बनाने की शक्ति मिलती रहेगी। अब खंड 3 को भी बड़ा ध्यान से समझना
क्योंकि इसकी भाषा और भाषाएं तो फिर भी इजी है, ये बड़ा पेचीदगी है। खंड 3 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में, फिर पढ़िएगा, जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में, यानी कि अगर राज्यसभा जो खंड 1 में शक्ति है उसके अनुसार संकल्प पारित नहीं करती, सक्षम नहीं होती, बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति के पहले क्या है किया गया है या करने का लोप किया गया है। कहने का अर्थ है कोई विधि बनाई गई जो ये राज्य सूची में जो राष्ट्रहित के विषय पर राज्यसभा ने क्या है उसे राष्ट्रहित का बता दिया और उसके तहत कोई विधि बनाई गई और उस विधि का प्रभाव कब तक रहेगा, 1 वर्ष तक रहेगा। हो सकता है राज्यसभा ने उसे फिर बढ़ा दिया, 2 वर्ष तक हो गया, 3 वर्ष तक हो गया, किंतु जब राज्यसभा उसे नहीं बढ़ाती है, उसे ये और वो भी उस दौरान जो इसमें परिवर्तन किए गए होंगे, कानून में परिवर्तन के तहत जो बातें बोली गई होगी वो क्या है प्रभावी रहेगी। कब तक, जब तक वो सदा ही क्या है फिर प्रभावी रहेगी, जब तक कि किसी दूसरे कानून से क्या है उनका लोप नहीं कर लिया जाता। इसका कहने का अर्थ ये है। मेरा विश्वास है आपके समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, कल इसको पुनः स्पष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो ऊपर अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा ऐसी शक्ति संसद को देगी, अनुच्छेद 250(1) के अनुसार इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए क्या है विधि बनाने की शक्ति होगी। और खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक, पुनः उसी को दोहराया है, अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। यानी कि आपातकाल समाप्त होने के बाद ठीक है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आपातकाल में जो विधानमंडल है वो भंग नहीं होते हैं, उनकी शक्तियां भी भंग नहीं होती है, वे सिर्फ केंद्र से ढक जाते हैं। अगर वो केंद्र का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो वो कानून बना सकते हैं, केंद्र के कानूनों का उल्लंघन न करते हुए अपने कानून को क्या है प्रभावी कर सकते हैं। आइए देखते हैं उस संदर्भ। ध्यातव्य है कि ऐसे समय राज्यों की विधायी शक्ति क्या है समाप्त नहीं होती, वरन उनके द्वारा बनाई गई विधि यदि संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरुद्ध है या हो तो संसद की विधि क्या है अभिभावी होगी और राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। जहां विरोध नहीं कर रही होगी केंद्र के कानून का, वहां वो लागू रह सकती है। उसके पश्चात संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अगर 49 और 50 के अधीन संसद कोई विधि बनाती है और राज्य के विधानमंडलों द्वारा कोई विधि बनाई गई है तो उसकी असंगति के संदर्भ में क्या शक्ति केंद्र के पास है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को
जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको यानी कि राज्यों को है, निर्बंधित नहीं करेगी। किंतु यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद के पास है, किसी उपबंध के विरुद्ध है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगी, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 251। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद को जो कानून बनाने की शक्ति है राज्य सूची के विषयों पर, तो राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, किंतु अगर वो केंद्र के कानून का उल्लंघन कर रहा होगा तो वो क्या है, शून्य हो जाएगा। नहीं कर रहा होगा तो वो कानून क्या है, लागू रहेगा। और यह नहीं माना जाएगा कि केंद्र ने इस पे कैसे कानून बना दिया। ठीक है, केंद्र को क्या है, कानून बनाने से या राज्यों को कानून बनाने से निर्बंधित नहीं करती है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे कि केंद्र को भी क्या है, राज्य सूची के विषय पर अनुच्छेद 249 और 50 के तहत क्या है, कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। और दोनों कानून बना सकते हैं, जहां विरोध होगा वहां केंद्र का कानून क्या है, लागू माना जाएगा। तो क्या है, यहां भी संघ विधायी शक्ति का क्या है, विस्तार हो जाता है राज्य सूची के विषय पर। अब आता है दो या अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। कहने का तात्पर्य है कि राज्य अगर अनुमति देते हैं केंद्र को कि आप हमारे लिए विधि बनाइए, तो उस दशा में क्या होता है उसको देखते हैं। संविधान के विधानमंडलों को यानी कि दो राज्यों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन विषयों में से जिनके संबंध में संसद को अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है। मतलब 249 और 250 के तहत तो राज्यों के कानून पे विधि बनाने की शक्ति है केंद्र को, किंतु इन दोनों के अतिरिक्त जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे यदि उन राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदन उस आशय के क्या है, संकल्प पारित करते हैं। तो जिन जिन राज्यों को ऐसा कानून का प्रतीत होता है, अगर 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, 4, 5, 10, तो वो राज्य क्या है, उनके विधानमंडल, सिर्फ विधानमंडल नहीं, विधानमंडलों के सभी सदन। सभी सदन का अर्थ है अगर किसी राज्य में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों से पास होना चाहिए। जहाँ एक ही सदन है विधानमंडल, तो वहाँ वो एक ही सदन से पास होना चाहिए। तो उन विधानमंडलों के सभी सदन उस आशय के क्या है, संकल्प को पारित करेंगे कि हमें क्या है, केंद्र इस विषय में कानून बना दे। तो उस विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए क्या है, विधिपूर्ण होगा। तो ऐसा अगर विधानमंडल पारित कर देते हैं और उसके बाद क्या है, केंद्र कानून बनाता है, तो वो कानून क्या है, विधिपूर्ण होगा, उसको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे जहां 2 सदन है, वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस नियमित पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेते हैं। मान लिए कोई कानून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कहा कि आप हमारे, भले ये राज्य सूची का विषय है पर इसमें क्या है, पेचीदगियां बहुत हैं, तो केंद्र हमारे लिए कानून बना दे। केंद्र ने कानून बना दिया,
क्योंकि यहाँ के दोनों विधानमंडलों ने क्या किया था, ऐसा विधेयक पास किया था कि केंद्र हमारे लिए कानून बनाए। तो अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही क्या है, ये कानून लागू होगा। पर कुछ समय बाद स्थिति यह आती है कि हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश भी कहता है कि जो ये कानून पास हुआ है मैं इससे क्या है स्वीकार करता हूँ। वहाँ का विधानमंडल भी ऐसा विधेयक पारित कर देता है, तो ये क्या है हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो जाएगा। पर इसकी परिस्थितियाँ क्या है जरा उसको देखो। मतलब ये तो मैंने बताया लागू कैसे होगा, अब हटेगा कैसे उसको देखते हैं। खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इस रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकेगा। यानी कि बनाया कानून किसने है, केंद्र ने। खत्म कौन करेगा, केंद्र। किंतु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जा सकता। कानून केंद्र ने बनाया है, उसको राज्य समाप्त नहीं कर सकता है, उसमें संशोधन भी राज्य नहीं कर सकता है। अर्थात उस कानून में संसद या निरसन संसद ही कर सकती है, राज्य नहीं। ठीक है। जिसको भी मैंने आपको परसों भी समझाया था कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए क्या है, केंद्र राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 253 के अधीन इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को क्रियान्वित करने के लिए विधान बनाने में संसद के मार्ग में प्रासामान्य वितरण बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, चाहे ऐसा विधान राज्य के विषय के संबंध में ही क्यों नहीं। केंद्र राज्य सूची के विषय के भी कानून का क्या है, दबा सकता है या उसे उल्लंघित कर सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू कराना हो तो, या अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराना हो तो यानी कि केंद्र की यहाँ भी क्या है, शक्ति बढ़ जाती है। भारत में संधियों अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु वे स्वतः लागू नहीं होती है। संधियों के कार्यान्वयन के लिए संसदीय विधान अनिवार्य होता है, किंतु संधियों को लागू कर कारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। श्री कृष्ण शर्मा बना पश्चिम बंगाल राज्य। इस केस में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों को आप लागू तो कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि करारों को आप लागू करना चाहते हैं, किंतु किसी भी कीमत पर वो क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती और संवैधानिक परिसीमा के क्या है, अधीन होती है। उसके पश्चात अंतिम बिंदु बचता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा। इसका अर्थ यही होता है जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया तो। जहां राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में की जाती है, वहां राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाएगा। अनुच्छेद 356 ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। अब अंतिम बिंदु है आज का, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। पुनः सुनिएगा,
सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। कहने का अर्थ है कुछ कानून बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है, सिफारिश की आवश्यकता होती है या पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही आप इस कानून को बना सकते हैं, राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात ही आप कानून बना सकते हैं। उनको ऐसी पूर्व मंजूरी और पूर्व सिफारिशें नहीं ली जाती है तो इनको क्या है, केवल प्रक्रिया के विषय मानना कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है, इसके कारण क्या है, कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? अनुच्छेद 255 के अनुसार यदि संसद के या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम को जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, यानी कि राज्यपाल की सिफारिश के पश्चात ही क्या है, कानून ने बनना था, वहां राज्यपाल और राष्ट्रपति ने अंत में अनुमति दे दी हो। जहां राज प्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी, राज प्रमुख कौन होता है आपका, बताइए। आप लोगों से प्रश्न है, राज प्रमुख कौन होगा? राज प्रमुख कौन होगा और राष्ट्र प्रमुख कौन होगा? चलिए कमेंट के माध्यम से बताते रहिए आप। जहां राज प्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज प्रमुख या राष्ट्रपति ने, ठीक है। और तीसरा है, जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी। अंत में मंजूरी दे दी है तो क्या है, वो कानून लागू हो जाएगा। तो जहां राज प्रमुख की बात आई थी, राज प्रमुख राजकाज के जितने भी होते हैं प्रधानमंत्री प्रमुख होता है उसका, क्योंकि जो आपकी कार्यपालिका होती है उसमें बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसे राज प्रमुख कहा जाता है। तो आज हमारा जो केंद्र राज्य विधायी संबंध है ये टॉपिक समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। अगर कोई बिंदु है जो आपके समझ में ना आया हो, 3 दिन का ये हमारा 3 दिन में हम इसको पूरा कर पाए, तो 3 दिन में से कोई भी बिंदु आपको समझ ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।